तो स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री सफ़र में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया की दर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें हम ये भी समझेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालते कैसे हैं, यानी कि किसी भी अभिक्रिया की दर को हम कैसे निकाल सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम अभिक्रिया की दर को निकाल सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो जल्दी से आप कॉपी पेन ले लीजिए और साथ में इस वीडियो को लिख लीजिए। तो चलिए, अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर कोई अभिक्रिया, मान लीजिए मैंने लिखा ए एरो और यहाँ पर लिख दिया बी, यानी कि ये जो तीर है, तीर से पहले मैंने लिखा है ए और तीर के बाद मैंने लिखा है बी। ए क्या है? ए को हम कहते हैं अभिकारक। अभिकारक। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई अभिकारक क्या होता है, तो अभिकारक होता है जो अभिक्रिया में भाग लेता है। अब अभिक्रिया को करने के लिए ए आया है, यानी कि ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है। तो जो अभिक्रिया में, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, यानी कि रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। अच्छा, अब बात करेंगे तीर के बाद लिखा हुआ है बी, यानी कि अभिकारक जब क्रिया करते हैं तो आपका उत्पाद बनता है, यानी कि ये है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। आप ऐसे समझिए कि जैसे मान के चलिए कि ये आटा है, मैंने ऐसे ही फॉर एग्जांपल मान लिया ये आटा है और आटे से मुझे रोटी बनानी है। आटे से रोटी बनानी है। आप इस एग्जांपल से अच्छे से समझ जाएंगे। आटा यहाँ पर रिएक्टेंट है और रोटी यहाँ पर प्रोडक्ट है। तो देखिए, जब आटे से रोटी बनाएंगे, आपने देखा है मम्मी जब रोटी बनाती है तो टाइम तो लगेगा ही। जितना टाइम लगेगा, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी ज़्यादा रोटियां बनेंगी। यानी कि ये रेट ऑफ रिएक्शन ही तो है, रिएक्शन की रेट ही तो है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। देखो, अगर टाइम लगेगा तो बात टाइम की हो रही है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इकाई समय में। इकाई समय में। इकाई समय में। भाई कोई ना कोई समय तो लगेगा। अगर आटे से रोटी बनेगी या अभिकारक से उत्पाद बनेगा तो समय तो कोई लगेगा। तो मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं अभिक्रिया की दर की कैसे बतानी है, तो कोई तो समय लगेगा, तो समय ले लिया कि इकाई समय में परिवर्तन होगा। देखो, परिवर्तन इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। इसकी मात्रा कम होती चली जाएगी, इसकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी। यानी कि आटे से अगर रोटी बनेगी तो क्या होगा, रोटियां बढ़ती चली जाएंगी और आटा कम होता चला जाएगा। यानी कि रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, रिएक्टेंट घटेगा और उत्पाद बढ़ेगा। तो इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, की सांद्रता में परिवर्तन, इधर दिखाई नहीं देगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं परिवर्तन। साथ ही साथ आप लिखते भी चलें, समझें। यानी कि किसी समय में या इकाई समय में अभिकारक में तो कमी हो रही है और उत्पाद में वृद्धि हो रही है, यानी कि दोनों में परिवर्तन हो रहा है। तो इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाती है। इसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने क्या कहा, द चेंज इन कंसंट्रेशन एट द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट एट पर यूनिट टाइम। तो मैंने क्या कहा, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि अभिक्रिया की दर क्या होती है, अभिक्रिया की दर यह है कि किसी समय में अभिकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रता में परिवर्तन। अभिकारक में क्या परिवर्तन हो रहा है, यानी कि आटे में क्या परिवर्तन हो रहा है कि ये कम होता जाएगा, यानी कि उत्पाद यानी कि रोटी में क्या होता जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा। तो यही तो है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए, आप कॉपी पेन ले लीजिए। आप अगर चाहें एग्जाम्पल यहां से लिखना चाहें तो यहां से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब लिख सकते हो आप यहां पे ये लिखने के बाद। तो चलिए, मैं डेफिनेशन बोल दे रहा हूं, एक बार आप लिख लो। किसी इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाती है। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, अब आपने डेफिनेशन लिख ली है, तो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे बात करेंगे अभिक्रिया की दर कैसे निकालें, यानी कि अभिक्रिया की दर को कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो चलिए, अब तरीके देखेंगे। मैंने यहां पर लिखा अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर
कैसे निकालें, कैसे निकालें, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है जो काफ़ी अच्छा है। अभिक्रिया की दर कैसे निकालें? तो अभिक्रिया की दर को निकालने के दो तरीके हैं, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको निकालने के दो तरीके हैं। अब वो दोनों तरीके कौन कौन से हैं? एक तो है फ्रॉम केमिकल काइनेटिक मेथड, यानी कि फ्रॉम काइनेटिक मेथड, और दूसरा जो तरीका है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए भाई, अगर इधर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे दिख दे रहा हूं। मैंने लिखा लॉ ऑफ मास एक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की दर को निकालने के दो तरीके हैं, यानी कि रासायनिक बलगतिकी से आप निकाल सकते हैं, बलगतिकी से, मैंने लिखा है फ्रॉम काइनेटिक मेथड, यानी कि बलगतिकी विधि से निकाल सकते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन यानी कि द्रव्यमानुपाती क्रिया के नियम से निकाल सकते हैं। द्रव्यमानुपाती क्रिया के नियम से भी आप निकाल सकते हैं। तो अभिक्रिया की दर को आप द्रव्यमानुपाती क्रिया के नियम से निकाल सकते हैं, काइनेटिक मेथड से भी निकाल सकते हैं। ये काइनेटिक मेथड क्या है? ये रासायनिक बलगतिकी से तो जल्दी से आप कॉपी पेन ले लीजिए और ये सारी चीज़ें लिख लीजिए, अगर अभी भी आपने कॉपी पेन साथ में नहीं लिया, क्योंकि ये बड़े काम की चीज़ें हैं। अपने दोस्तों को बता दीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन किन किन तरीकों से निकाल सकते हैं। तो देखिए, काइनेटिक मेथड से अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, एक तो डेल्टा, ये परिवर्तन के लिए है, और एक डी, ये दोनों ही परिवर्तन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो डेल्टा होता है वो लंबे समय में अभिक्रिया को पूर्ण होने को दर्शाता है, लंबे समय में अभिक्रिया पूर्ण होने को दर्शाता है, और ये कम समय में यानी कि शॉर्ट टाइम, द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन शॉर्ट टाइम, यानी कि कम समय में अभिक्रिया को पूर्ण होने को दर्शाता है। अगर आपको कहीं डेल्टा दिखाई दे रहा है, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहा हूं, तो आप समझ जाइए कि लंबे समय में अभिक्रिया पूर्ण होने को दर्शा रहा है। अगर डी है तो कम समय में अभिक्रिया पूर्ण होने को दर्शा रहा है। लेकिन आजकल जो रिएक्शन है वो कम समय में ज़्यादातर पूर्ण हो जाती है। साइंस इतनी आगे निकल गई है तो हम ज़्यादातर डी का यूज़ करेंगे। तो चलिए, ये दोनों आपने लिख लिए हैं, अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहले मैं आपको काइनेटिक मेथड बता रहा हूँ, उसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन बताऊंगा। तो चलिए, अभिक्रिया की दर कैसे निकालें, रेट ऑफ रिएक्शन दो तरीके से, फ्रॉम काइनेटिक मेथड और लॉ ऑफ मास एक्शन। काइनेटिक मेथड में आपको डेल्टा और डी बनाना है, और लॉ ऑफ मास एक्शन अलग से है, ये आपको बताया जाएगा। इसी वीडियो में बताऊंगा सारी चीज़ें, तो वीडियो लगातार लास्ट तक देखते रहना, आप सीख जाएंगे कि किसी भी अभिक्रिया की दर को कैसे निकालें। बिल्कुल सही। तो चलिए, अब बात करेंगे सबसे पहला वाला, कौन सा मेथड है? काइनेटिक मेथड है। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी सारी वीडियो आप लगातार देखिए। मैंने काफ़ी बेसिक यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत सारी वीडियो बना दी हैं। जिन बच्चों को केमिस्ट्री समझने में दिक्कत आती है, बहुत ही आसान भाषा में उनको सारी चीज़ें बता दी गई हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बात करते हैं काइनेटिक मेथड, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। मैंने लिखा फ्रॉम काइनेटिक मेथड। तो आप समझ जाना, रासायनिक बलगतिकी से हम निकाल रहे हैं अभिक्रिया की दर। तो माना कोई अभिक्रिया, मैंने कोई अभिक्रिया लिखी, मैंने लिखा माना कोई अभिक्रिया A प्लस B एरो C प्लस D है। तो कोई रिएक्शन है, मैंने एक रिएक्शन ले ली A प्लस B एरो C प्लस D। अब मुझे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है काइनेटिक मेथड से। तो देखिए, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, एक लाइन करनी है ऐसे करके। जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, किसी भी रिएक्शन की आपको रेट निकालनी है, एक लाइन कर ली हमने, कोई दिक्कत नहीं है।
ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। और तुम्हें पता है कि अभिकारक में कमी होती है और उत्पाद में वृद्धि होती है। तो करना क्या है, यहाँ पर रेट निकालेंगे तो आर ए के लिए, तो आर इक्वल टू पहले ए के लिए निकालेंगे, कमी होती है तो माइनस का चिन्ह लगा लो। अच्छा, डेल्टा, मैंने कहा था डेल्टा लंबे समय में अगर अभिक्रिया हो रही है तो डेल्टा लगाओ। डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए, ये जो बड़ा कोष्ठक है इसे हम बोलेंगे एक्टिव मास, यानी कि ए की सक्रिय मात्रा, सक्रिय क्षमता। तो यहाँ पे मैंने लिखा एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन, अच्छा इसका मतलब है ए की सांद्रता में कमी या परिवर्तन, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा टी, डेल्टा टी। ऐसे इसी प्रकार बी की निकाल लो, आर इक्वल टू माइनस, माइनस मतलब कमी हुई है अभिकारक में, डेल्टा मतलब परिवर्तन को दर्शा रहा है, कमी हुई है, तो एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी। इसी प्रकार इसमें कर लेंगे तो आर इक्वल टू, यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो प्लस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी। इसी प्रकार यहाँ पे कर लेंगे आर इक्वल टू, बताओ कमेंट में लिख के बताओ क्या करने वाले हो। यहाँ पे प्लस लगेगा कि माइनस, प्लस लगेगा क्योंकि उत्पाद में वृद्धि हो रही है, प्लस लगा लो एक्टिव मास ऑफ डी। देखो मैंने डेल्टा नहीं लगाया तो डेल्टा लगा दो, यहाँ पर डेल्टा, डेल्टा लगा दो, यहाँ पे प्लस लगा दो, ये रहा, तो डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। तो आप डेल्टा की जगह यहाँ पे डी भी लगा सकते हो, ये मैंने लिख दिया। ये रिएक्शन की रेट निकल गई। इतना आप पर आना चाहिए, किसी भी रिएक्शन की रेट को निकालना है तो ये काम आप पे आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, ये मैंने एक रिएक्शन लिखी है जिसकी रेट आपने निकाल दी है फ्रॉम काइनेटिक मेथड से। चलिए एक और रिएक्शन की रेट निकालते हैं, उसमें आप डी मान के निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, डी मान के निकालते हैं। तो चलिए अब एक और रिएक्शन देखते हैं और उस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा, माना कोई अभिक्रिया N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। देखिए अमोनिया बन गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लिया, इसमें उत्प्रेरक के रूप में F ही रहता है, आयरन। तो चलिए अब देखते हैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन। वही तरीका है, पहले एक लाइन कर लो ऐसे, ये अभिकारक अलग पार्ट हो गया, ये उत्पाद अलग हो गया। अभिकारक पहले निकालेंगे, N2 के लिए अलग, H2 के लिए अलग, R इक्वल टू माइनस लगाएंगे क्योंकि कमी हो रही है। अच्छा मैंने कहा आप D ले लो इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा माइनस D और यहाँ पे लिखेंगे N2 अपॉन dt, अपॉन dt। इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे R इक्वल टू, माइनस लगाओ। देखिए एक इकाई सांद्रता होती है, तो इकाई सांद्रता है 3 है तो इसे इकाई बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, यानी कि यहाँ 4 होता तो 1/4, 5 होता तो 1/5। आगे कोई भी नंबर लिखा है और काइनेटिक मेथड से आप रेट निकाल रहे हैं तो उसे इकाई फॉर्म में लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/3, क्योंकि इकाई सांद्रता की बात हो रही है, तो 3 है तो 1/3, तो 1/3 d और यहाँ पर लिखा H2 अपॉन dt, अपॉन dt। इसी प्रकार इसे लिख देंगे R इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये उत्पाद है और ये प्लस का रहेगा, +2 है तो 1/2 d और यहाँ पर लिखेंगे NH3 अपॉन dt, अपॉन dt। तो चलिए ये लिख लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन हमने निकाल दी है। अमोनिया बनाने की जो विधि है हैबर प्रोसेस है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है इस अभिक्रिया की दर इस प्रकार निकालेंगे। लिख लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप अभिक्रिया की दर निकालना सीख रहे हैं और अभिक्रिया की दर आराम से निकाल भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक रिएक्शन मैं आपको जरूर दूंगा, आप बताएंगे। मैंने लिखा यहाँ पर NaCl प्लस AgNO3 आफ्टर रिएक्शन AgCl प्लस NaNO3। इसकी आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। आप डी माने या डेल्टा माने, आप कैसे करेंगे देखिए, बीच में लाइन करेंगे, इधर अभिकारक, इधर उत्पाद, इधर प्लस लगाएंगे, इधर माइनस, ऐसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी आपके लिए सिंपल है, आप इसे कर लें। एक और रिएक्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप उसको करके देखें। NO2 2NO2 प्लस F2 और यहाँ पर लिखा 2NO2F,
H2NO2F, आप इसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकालें। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन आप निकाल के देखें दोनों की, और कमेंट में जरूर बताना आप कर पाए कि नहीं कर पाए। काइनेटिक मेथड हो गया है। अब काइनेटिक मेथड की बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की। तो लॉ ऑफ मास एक्शन यानी कि दूसरा तरीका, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का दूसरा तरीका क्या है वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं द्रव्यमानुपाती क्रिया का नियम। द्रव्यमानुपाती क्रिया का नियम, ये काफ़ी सिंपल है। अगर आप इसे समझ लें तो ये बहुत सिंपल है। तो देखिए द्रव्यमानुपाती क्रिया का नियम क्या है। जैसे मैंने कोई रिएक्शन लिखी A+B एरो C+D, ये कोई रिएक्शन है और ये अभिकारक है। इसमें उत्पाद पे काम नहीं करना, आपको सारा काम अभिकारक पे ही करना है। तो अभिकारक पे काम करना है, दर निकालनी है। द्रव्यमानुपाती क्रिया के नियम से आप पढ़ रहे हैं, दर को निकालना सीख रहे हैं। तो देखिए दर कैसे निकालेंगे। दर होती है R ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो प्रोपोर्शनल लगा दिया। किसकी प्रोपोर्शनल है? अभिकारक A, उसकी सक्रिय मात्रा हो गई ऐसे करके। ये B की सक्रिय मात्रा हो गई। देखो इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो आप 1 मानेंगे कि हाँ भाई 1 तो है। अगर 2 होता तो आप कहते 2 है, 3 होता तो 3 है। यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है तो 1 है, यानी कि इसकी पावर 1 हो गई। B की पावर बताओ कितनी होगी? B के आगे भी कुछ नहीं है तो B की पावर भी कितनी होगी? 1। तो द्रव्यमानुपाती क्रिया का जो नियम है वो क्या कहता है कि द्रव्यमानुपाती क्रिया के नियमानुसार किसी अभिक्रिया की दर उस अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक की सक्रिय मात्राओं की घातों के गुणनफल के योग के समानुपाती होती है। यानी कि जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं की घातों के गुणनफल के समानुपाती होती है। इसे ही द्रव्यमानुपाती क्रिया का नियम कहते हैं। आप कॉपी पेन ले लीजिए, मैं जल्दी से इसको लिखा देता हूं कि द्रव्यमानुपाती क्रिया का नियम क्या है। पहले नियम लिख लो, फिर एग्जाम्पल ये आपके सामने लिखा हुआ है, मैं इसे समझा दूंगा और आपको बता दूंगा कि दर कैसे निकालते हैं, और आपको बता दूंगा कि दर कैसे निकालते हैं। तो चलिए जल्दी से लिख लीजिए। द्रव्यमानुपाती क्रिया के नियमानुसार किसी अभिक्रिया की दर उस अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं की घातों के गुणनफल के योग के समानुपाती होती है। इसे ही द्रव्यमानुपाती क्रिया का नियम कहते हैं। तो चलिए कैसे निकालेंगे दर। R यहां पे देखिए मैंने R लिखा, समानुपाती हटाया, आपने K कांस्टेंट लिख दिया यहां पर, A की पावर 1 और यहाँ पे लिख दिया B और B की पावर 1। ये इसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकल आई है। बस इतना ही निकालना था, रेट ऑफ रिएक्शन निकल आई फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन। चलिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, ये आपने लिख लिया है, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप कोशिश करें तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो में अभिक्रिया की दर निकालना सीख गए हैं। जैसे मैंने अभी एक रिएक्शन ली थी N2+3H2 रिवर्सिबल 2NH3 अमोनिया बनाया था Fe की उपस्थिति में। मैंने कहा अभिक्रिया की दर निकालनी है तो R लेंगे आप, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 लिख दिया आपने बड़े कोष्ठक में। बड़े कोष्ठक को हम क्या कहते हैं? सक्रिय मात्रा, यानी कि एक्टिव मास ऑफ। अच्छा ये लिखा है H2। देखो N2 एक बार, आगे कोई नंबर नहीं है तो एक बार है। कितनी बार है? एक बार है। H2 के आगे 3 नंबर लिखा है तो कितनी बार है? 3 बार है। तो देखो R है, बराबर लगाओगे, यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू हटा के आपने क्या लगा दिया? K कांस्टेंट। यहाँ पे आपने लिखा N2 इसकी पावर 1 और H2 की पावर 3। यही इसकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आप अभिक्रिया की दर किसको कहते हैं ये समझ गए हैं। अभिक्रिया की दर को 2 तरीके से निकाला जाता है, वो भी आप समझ गए कि कैसे कैसे निकालते हैं। जुड़े रहिए केमिस्ट्री सफ़र के साथ। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लगातार सीरीज स्टार्ट करा दी। आप शुरू से वीडियो 1, 2, 3 लगातार देखें और अपने बेहतरीन नोट्स बनाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।